चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन जब आता है तो हमें थोड़ा सा शांत दिमाग से उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते कुछ और है और आंसर उसका कुछ दे करके आ जाते हैं, और जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो शांत मन से क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और तब जाकर के उसका आंसर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, an unconscious defense mechanism in which unacceptable mental contents are banished or kept out of consciousness। देखिए ध्यान से समझिए क्या है an unconscious defense mechanism। ठीक है, वैसे जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो सारी क्या होती हैं, अनकॉन्शियस होती हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि नाम में क्या आ रहा है, डिफेंस आ रहा है। तो डिफेंस का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना। अब किससे सुरक्षा करना है और किसकी सुरक्षा करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी सुरक्षा करना है। तो ये प्रोटेक्ट करती है हमारे ईगो को। ठीक है, ईगो क्या होता है, हमारी रियलिटी ऑब्जर्विंग पावर होती है। क्या होती है, हमारी रियलिटी ऑब्जर्विंग पावर होती है। तो जब हमारा ईगो इंटैक्ट है, अपरिवर्तित है, उस वक्त हम चीज़ों को, हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो अच्छा होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जब किसी भी कारण से अगर हमारा ईगो हर्ट होता है या हमारा ईगो डेंजर में आता है, तो हमारे जो देखने का नज़रिया है वो भी बदल जाता है। ठीक है, हम चीज़ों में रियलिटी ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है। अब ईगो क्यों हर्ट होता है, बिकॉज ऑफ फेलियर, फ्रस्ट्रेशन। फेलियर की वजह से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हमको पता नहीं चलता कि हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हमारा ईगो जो होता है वो हर्ट होता है। तो ये जो कंडीशन है वो क्या क्रिएट करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है। ऐसी सिचुएशन जो कि हमारे अंदर क्या कॉज करे, एंजाइटी कॉज करे, या क्या कॉज करे, स्ट्रेस कॉज करे। ऐसी सिचुएशन जो हमारे अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस कॉज करे, वो सिचुएशन हमारे लिए, हमारे ईगो के लिए डेंजर होती है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है जो कि एंजाइटी और स्ट्रेस कॉज कर रही है, ये जाकर के किसको अफेक्ट करेंगे, हमारे ईगो को अफेक्ट करेंगे। क्लियर है, तो ईगो हर्ट होगा तो हमारी रियलिटी ऑब्जर्विंग पावर भी हर्ट हो जाएगी। तो हमारा मन क्या करता है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है कि इस एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है, इस एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है। ऐसी प्रक्रियाओं को अडॉप्ट करता है दैट आर यूज्ड टू रिड्यूस द स्ट्रेस और एंजाइटी दैट मे हर्ट द ईगो। ठीक है, तो जो ईगो है जिसको हर्ट कर सकती है, उस एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करने वाली जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म का अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट जो तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म काम क्या करती है। जैसा कि मैंने बताया, ईगो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे काम करती है, by reducing the anxiety or stress that was produced by the failure or any frustration or any situation that is creating crisis for us। क्लियर है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है डिफेंस मैकेनिज्म का कि किस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। ठीक है, हम बचपन से लेकर अब तक डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते आए हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज करते आए हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता कि हम ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। ये तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि हमारा मन इस तरीके की प्रक्रियाओं को यूज करता है, लेकिन इससे पहले नहीं पता था। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसको डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता हो वो इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज नहीं करता, इतना भी आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो सब किस लेवल पर ऑपरेट होती है, अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होती है, अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होती है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस टर्म की। यहाँ पर जो अनकॉन्शियस है इसका मतलब डिफरेंट है। अभी हमने जो अनकॉन्शियस समझा था डिफेंस मैकेनिज्म में कि डिफेंस मैकेनिज्म जितनी भी होती है वो सब अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होती है, मतलब हमको अननोइंगली हम इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो अनकॉन्शियस वर्ड दिया हुआ है, इस
अनकॉन्शियस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, अब वो क्या मीनिंग है वो हम समझेंगे आगे। एन अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अनएक्सेप्टेबल मेंटल कंटेंट्स, अनएक्सेप्टेबल मेंटल कंटेंट्स मतलब ऐसे कंटेंट जिनको हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे पेनफुल इवेंट, कोई भी ऐसी दुखद घटना हो गई जिसको कि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक्सेप्ट करने से मतलब उन घटनाओं की वजह से हमारा मन क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। उन घटनाओं की वजह से हमारा मन क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, और ये हमारे डेली रूटीन को अफेक्ट कर रहा है। हमारा जो दैनिक जीवन है, डेली रूटीन, उसको क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हमारा मन क्या करता है, अब अगर जो चीज हमको परेशान करती है, जो चीज हमारे मन में घूम रही है, दिमाग में घूम रही है, उनको क्या करना जरूरी है, हटाना जरूरी है। तो क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ऐसे अनएक्सेप्टेबल मेंटल कंटेंट्स आर वेनिस्ड और केप्ट आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे कॉन्शियस माइंड से जिनको हटा दिया जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने माइंड के 3 लेवल बताए थे। पहला लेवल था कॉन्शियस लेवल, दूसरा था सबकॉन्शियस लेवल, और तीसरा था अनकॉन्शियस लेवल। माइंड से कोई इंफॉर्मेशन डिलीट होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं, भूलना बोलते हैं। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को भूलते नहीं है, बल्कि वो कहाँ चली जाती है, इस कॉन्शियस लेवल से, इस कॉन्शियस लेवल से वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, अनकॉन्शियस लेवल में आ जाती हैं। और अनकॉन्शियस लेवल का आपको पता है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जाती हैं उनका रिट्राइवल नहीं होता है, उनको रिट्राइव नहीं किया जा सकता। तो जब रिट्राइव नहीं किया जा सकता तो हम क्या कहते हैं कि उन इंफॉर्मेशन को हम भूल चुके हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है, पेनफुल इंफॉर्मेशन, उनको हम भूलते नहीं है, बल्कि वो कहाँ चली जाती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। क्लियर है। तो वेनिस्ड और केप्ट आउट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस से इंफॉर्मेशन को कहां भेजना है, अनकॉन्शियस माइंड में भेजना है। अब कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में भेजने के 2 तरीके। ठीक है, मैं प्रक्रियाओं की बात कर रहा हूं, प्रक्रियाएं जो है वो सारी अनकॉन्शियस है, लेकिन ये जो हम यूज कर रहे हैं टेक्निक, उसमें 2 तरीके यूज होते हैं, एक तो अनकॉन्शियस यूज होता है, एक कॉन्शियस यूज होता है। अगर ये पेनफुल इंफॉर्मेशन है, अगर ये पेनफुल इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को हम जबरदस्ती सप्रेस कर रहे हैं, जबरदस्ती सप्रेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को भूल जाएं, हम चाहते हैं कि ये चीजें हमें याद नहीं आए। वी डू नॉट वांट टू रिमेंबर, वी डू डोंट वांट टू रिमेंबर, हम चाहते हैं कि ये घटना हमको याद नहीं आए, तो हम जबरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं और हम उन घटनाओं को याद नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देते हैं, कहां पर, अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस कर देते हैं। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या कहलाती है, सप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, सप्रेशन कहलाती है। अब इसी के जैसी है डिफेंस मैकेनिज्म, क्या, रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस में आने से रोक लेता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कई तरीके की पेनफुल इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ग्रेवयार्ड होता है। क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है। ठीक है, उसमें कई तरीके की प्लीजेंट इंफॉर्मेशन होती है और कई प्रकार की अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सडनली कोई इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने वाली होती है किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस में जाने से रोक लेता है। ठीक है, तो कॉन्शियस में उसको आने से रोक लेता है। तो बात करते हैं तरीका, कि एक तरीके में तो हम जानबूझ करके इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हैं, दूसरे तरीके में, मतलब एक तरीके में तो क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हैं, दूसरे तरीके में क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिना जाने उस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड में आने से रोक रहा है। तो दोनों ही चीजें इसमें, या तो उसको हटा दिया जाता है, या तो उसको पकड़ के खींच लिया जाता है अनकॉन्शियस माइंड द्वारा, या फिर उसको कॉन्शियस में आने से रोका जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में अनकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है, और ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, रिप्रेशन कहलाती है। तो सप्रेशन और रिप्रेशन का अंतर समझ में आ गया। सप्रेशन में हम इंफॉर्मेशन को जबरदस्ती भूलना चाहते हैं, हम उसको याद नहीं करना चाहते, लेकिन रिप्रेशन में क्या होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर ले लेता है और उसको कॉन्शियस में आने से रोकता है। क्लियर है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये होते हैं आपके सप्रेशन एंड रिप्रेशन। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, यहां पर पूछा क्या है इन्होंने, अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म पूछी है।
तो इनका कहने का मतलब था कि आपको सप्रेशन और रिप्रेशन में सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। आपको सप्रेशन और रिप्रेशन में सेलेक्ट करना है। अनकॉन्शियस लिखने का मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, रिप्रेशन जाएगा। अगर यहां पर अनकॉन्शियस की जगह कॉन्शियस होता, अगर इस क्वेश्चन में अनकॉन्शियस की बजाय कॉन्शियस होता, तो हमारा आंसर क्या जाता, फिर सप्रेशन जाता। लेकिन उन्होंने लिखा क्या है, अनकॉन्शियस लिखा है। लिखा क्या है इन्होंने, अनकॉन्शियस, इसलिए हमारा आंसर क्या है, रिप्रेशन। क्लियर है? तो दोनों ऑप्शन में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। उसके बाद बात करते हैं सब्लिमेशन। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, अब एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें एक वर्ड दिया जाता है चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, हम अपने शरीर की जो एनर्जी है, हम अपने शरीर की जो डिजायर्स हैं, हम अपने जो इच्छाएं हैं, उनको सोशली अनएक्सेप्टेबल जो तरीके होते हैं उनको छोड़ करके हम सोशल एक्सेप्टेबल तरीकों को यूज करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्लियर है? तो उसको अपन बोलते हैं चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको ये डिफेंस मैकेनिज्म जब हम समझाते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आए, तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया बाई चांस एग्जाम में, तो कैसे हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इसको कैसे सही आंसर दे सकते हैं, अगर हमने इस कीवर्ड को पकड़ लिया, चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। चैनलाइज द एनर्जी, ये वर्ड दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर ये वर्ड आपको दिया जाता है तो आपका आंसर होगा सब्लिमेशन। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर सीधा क्या जाएगा, सब्लिमेशन जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से ब्लेम वर्ड आपको दिखाई दे जाए, जहां पर ब्लेम वर्ड आता है, वो ब्लेम वर्ड किस डिफेंस मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है, आपके प्रोजेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्शन का, वहां पर देखना आप ब्लेम वर्ड दिया होगा। ठीक है? तो ये कीवर्ड्स हैं। अगर हमको डिफेंस मैकेनिज्म समझ में नहीं भी आ रही है, तो क्या हम इसके क्वेश्चन गलत करके आएंगे, नहीं करके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, हम ट्रिक बनाएं, हम कीवर्ड्स को पकड़ें। अगर ब्लेम वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में तो आंसर होगा प्रोजेक्शन, अगर चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी वर्ड आ रहा है तो आंसर होगा क्या, सब्लिमेशन। क्लियर है? रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज मेकिंग, बहाने बनाना। जब हम एक्चुअल रीजन को छोड़ करके कोई ऐसा रीजन बताते हैं जो कि सामने वाले को एक्सेप्ट हो सके, सामने वाला जो उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है? जैसे बहाने बनाना या झूठ बोलना। तो झूठ बोलने में भी क्या होता है कि हम जो एक्चुअल रीजन होता है, जो सही वास्तविक कारण होता है, उसको डिनाई करके, उसको छोड़ करके हम एक ऐसा कारण बताते हैं जो कि सामने वाले को सही लगे। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जब हम फंस जाते हैं, हमको लगता है हमारी इंसल्ट होने वाली है, हमको पनिशमेंट मिल सकता है, तो उस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो एक्चुअल रीजन हटा करके उसकी जगह कोई ऐसा रीजन बताते हैं जो कि सामने वाला उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सके। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होती है क्या, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है बहाने बनाना, एक्सक्यूज मेकिंग। ठीक है? सप्रेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस करना। सब्लिमेशन का होता है चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। रिप्रेशन का होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द इंफॉर्मेशन आउट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस बाय द अनकॉन्शियस माइंड। क्लियर है? तो डिफरेंस समझ में आ गया। हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, रिप्रेशन होगा। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन में हमने कई प्रकार के पॉइंट क्लियर कर लिए, और डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्हीं 4-5 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, रिप्रेशन का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड बैड मेमोरीज या सेक्सुअल अब्यूज अगर किसी के साथ हुआ है, चाइल्डहुड बैड मेमोरीज या सेक्सुअल अब्यूज अगर किसी के साथ हुआ है, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसमें भी होता है रिप्रेशन। तो इन वर्ड्स को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट एग्जाम में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये बचपन की कोई भी घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं होती है किसी बच्चे के साथ, और बड़ा होने पर वो उन घटनाओं को याद नहीं करना चाहता, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। तो इनमें भी ध्यान रखना, सेक्सुअल अब्यूज और चाइल्डहुड मेमोरीज, ये दोनों कीवर्ड्स है किसके लिए, रिप्रेशन के लिए। क्लियर है? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक काइंड ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन की बात हो रही है, तो डिल्यूजन हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है। डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। लास्ट जो वीडियो थी
उसमें भी डिलीजन का एक क्वेश्चन आया था, तो वहां पे हमने डिलीजन को डिटेल से समझा था, ठीक है। तो डिलीजन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, फाल्स फिक्स बिलीफ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच द पेशेंट बिलीव्स, पेशेंट को ये विश्वास होता है, क्योंकि बिलीफ की बात हो रही है और विश्वास कैसा होगा, गलत होगा। पेशेंट को क्या लगता है कि वंस थॉट, उसके थॉट विचार जो है आर बीइंग रिमूव्ड, उनको हटा दिया जा रहा है, फ्रॉम वंस माइंड, उसके दिमाग से, बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों के द्वारा, और फोर्सेस, और किसी ताकतों के द्वारा, सुपर नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, इज टर्म्ड एज, उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अगर पेशेंट को लगता है कि किसी ने मेरे विचार निकाल दिए हैं या चुरा लिए, सिंपल है, विचार मतलब थॉट और निकालना मतलब विड्रॉल, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, थॉट विड्रॉल। थॉट ब्लॉकिंग आपको पता है, बोलते बोलते अचानक से रुक जाना, पेशेंट के अंदर थॉट बन रहे और अचानक से सडनली थॉट स्टॉप हो गए, उसको अपन बोलते हैं थॉट ब्लॉक, मतलब सोच नहीं पाना, कुछ भी सोच नहीं पाना। क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि थॉट ब्लॉक हो गए। यहां पर भी पेशेंट कहेगा कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, लेकिन यहां पर उसका पेशेंट का एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि मेरे जो थॉट है वो किसी ने चुरा लिए, मेरे जो थॉट है वो किसी ने चुरा लिए। थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि मेरे जो थॉट है, मैं जो सोच रहा हूं मन में, वो सभी को तेज आवाज में सुनाई दे रहा है, तेज आवाज में सुनाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, थॉट। मेरे जो थॉट है वो मेरे सामने जो लोग हैं उन सभी को तेज आवाज में सुनाई दे रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है चारों टर्म। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या जाएगा, थॉट विड्रॉल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईसीटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका सीधा सा आंसर है क्या, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। अब मैं समझाता हूं क्या होता है। पहले हम समझते हैं रिट्रोग्रेड एमनेशिया क्या होता है। रिट्रोग्रेड एमनेशिया का मतलब होता है पास्ट, एमनेशिया का मतलब तो आपको पता है क्या, मेमोरी लॉस, पास्ट मेमोरी लॉस। तो एमनेशिया का मतलब हो गया मेमोरी लॉस, और रेट्रोग्रेड का मतलब हो गया कौन सी मेमोरी, पास्ट मेमोरी। तो पास्ट मेमोरी का लॉस होना वो कहलाता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। अब पास्ट का मतलब, पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई ना कोई रिलेटिव ऑब्जेक्ट, रिलेटिव आपको कोई इंसिडेंस चाहिएगा, रिलेटिव कोई आपको टाइम चाहिएगा, ठीक है, जिसके आप रेस्पेक्ट में कहोगे पास्ट। क्लियर है। तो जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये आज का दिन, इससे पहले जो मेमोरी बनी थी, इससे पहले जो मेमोरी बनी थी उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, रेट्रोग्रेड। और इसके बाद जो मेमोरी बनेगी उसको अपन क्या कहेंगे, एंटेरोग्रेड। तो इससे पहले की जो मेमोरी है वो है रेट्रोग्रेड, इसके बाद की जो मेमोरी है वो है एंटेरोग्रेड। ठीक है। अब यहां पर एक्सीडेंट की हमने बात की थी, तो इस जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले की मेमोरी क्या होगी, आपकी पास्ट मेमोरी होगी, और उसके बाद की मेमोरी क्या होगी, एंटेरोग्रेड, मतलब न्यू मेमोरी होगी। क्लियर है। तो ये पास्ट मेमोरी और न्यू मेमोरी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ईसीटी के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर हम एक्सीडेंट की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम किसको कंसीडर करेंगे, ईसीटी को। तो ईसीटी लगने से पहले जो पेशेंट के अंदर मेमोरी है उस मेमोरी का लॉस हो जाना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, पेशेंट जब ईसीटी, जब पेशेंट को दिया जाता है तो पेशेंट के अंदर जो मोनोअमीन्स होते हैं उनका पाथवे अफेक्ट होता है। क्या होता है, अगर हम ईसीटी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन थ्योरी काम करती है यहां पर। क्या, कैटेकोलामाइन पाथवे जो होता है, कैटेकोलामाइन पाथवे जो होता है वो अफेक्ट होता है, और कैटेकोलामाइन पाथवे में क्या आता है, आपका सीरोटोनिन आता है एंड डोपामिन आता है। क्या आता है, सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपके आते हैं। तो कैटेकोलामाइन पाथवे जो होता है वो अफेक्ट होता है, किसकी वजह से, ईसीटी की वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ टाइम के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, और पेशेंट अपनी पास्ट मेमोरी को क्या नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता।
कुछ टाइम के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, 15 से 20 मिनट, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। क्लियर है? तो उस टाइम तक पेशेंट अपनी मेमोरी को क्या नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता। तो अगर मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पा रहा तो उसको अपन क्या कहेंगे, एमनेशिया कहेंगे। और कौन सी मेमोरी को, पास्ट मेमोरी को। तो इसलिए उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इसका सिंपल सा आंसर है क्या, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। क्लियर है? तो मोस्ट कॉमन परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज रिट्रोग्रेड एमनेशिया। उसके बाद बात करें फ्रैक्चर, तो साइड इफेक्ट्स हो सकता है ईसीटी का साइड इफेक्ट होता है फ्रैक्चर्स। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट के जॉइंट्स को, जब पेशेंट को ईसीटी दिया जाता है तो पेशेंट के जॉइंट्स को होल्ड करके रखा जाता है, जो भी स्टाफ वहां पर होता है। ठीक है? सीजर्स तो ईसीटी का इफेक्ट है, क्योंकि हम ईसीटी में करते क्या है, इट इज द इंडक्शन ऑफ सीजर। हमारी ईसीटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीजर या इंडक्शन ऑफ सीजर्स बाय प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो सीजर्स तो जो है वो इसका क्या है, इफेक्ट। और हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और हाइपरटेंशन जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। तो अगर हम बात करें ईसीटी का एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो उसका आंसर जाएगा क्या, रिट्रोग्रेड एमनेशिया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आइडेंटिफाई द मोस्ट स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स दैट वुड बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो पहला हमारा कीवर्ड पकड़िए, यहां पर क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। पहला कीवर्ड क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा पूछा क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप, मतलब इसमें से जो साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं, आइडेंटिफाई द most specific sign and symptoms that would be used for the diagnosis of anorexia nervosa। वो सिम्टम्स आपको छांटने हैं जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के डायग्नोसिस को इंडिकेट करते हैं। तो आपको पता है एनोरेक्सिया नर्वोसा होती क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा ये कैसा डिसऑर्डर है, एक ईटिंग डिसऑर्डर। इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन क्या करता है, ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड, कम खाना खाता है। ठीक है? अब खाने की लिमिट क्या होगी, क्योंकि हर पर्सन के लिए खाने की लिमिट अलग अलग होती है। तो इसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे, ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब हमारी बॉडी की जितनी जरूरत है उससे कम खाता है। अब यहां पर हमने क्लैरिफाई कर दिया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कितना कम खाता है, कि जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है। ठीक है? उसकी बॉडी को जितनी भी जरूरत है उससे कम खाता है, तो कौन सी कंडीशन होगी, एनोरेक्सिया नर्वोसा होगी। क्लियर है? अब ऐसे पेशेंट को फियर किस चीज का रहता है, वेट गेन का। उनको लगता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो ये जो फियर है वो अधिकांश लोगों को होता है, जो जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा वजन और बढ़ जाएगा, इसलिए हमको कम खाना खाना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर एनोरेक्सिया नर्वोसा में और जो नॉर्मल कंडीशन जो मैंने बताया आपको, उसमें डिफरेंस क्या है, कि ऐसे लोग जिनका वजन कम हो गया, जैसे किसी का 85 केजी था और उसको टारगेट था कि मेरे को 75 केजी करना है, तो कम खाना खाया और डाइटिंग की, उसके बाद उनका वजन जो था वो 85 से 75 आ गया। तो 75 आने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन फील हुआ और उनकी जो डाइटिंग चार्ट था उन्होंने उसको बंद कर दिया और वो अब अपनी नॉर्मल रूटीन डाइट पर आ गए। ये तो था एक नॉर्मल फिनोमिना। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, सीवियर वेट लॉस होने के बाद भी उनको वेट गेन का डर होता है और वो अपनी डाइट को नॉर्मल नहीं करते। समझ में आ गया डिफरेंस? तो इनको फियर किस चीज का होता है, वेट गेन का होता है, और वेट लॉस होने के बाद भी उनका फियर कम नहीं होता है, फियर नॉट रिड्यूस। जबकि होता है क्या, नॉर्मली लोगों को अगर उनका वजन कम हो जाए तो वो तो खुशी मनाते हैं कि हमारा जो मेहनत थी, हार्डवर्क थी, वो सफल हो गई, तो हमारा वेट कम हो गया। लेकिन ऐसे लोगों के जो अंदर जो डर होता है वो कभी खत्म नहीं होता। इनका जो बीएमआई होता है वो लेस देन 7.5 होता है। हमारा जो नॉर्मल एवरेज बीएमआई होता है वो कितना होता है, 18.5 टू 24.5, इस रेंज में होता है। ये नॉर्मल बीएमआई की रेंज होती है। लेकिन इनका बीएमआई जो होता है वो
17.5 से भी कम होता है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हम पहचान सकते हैं। अब इनकी वजह से क्या इफेक्ट आता है? सीवियर वेट लॉस होगा। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इसमें? सीवियर वेट लॉस होगा। दूसरा एमेनोरिया होगा। ठीक है, खाना प्रॉपर नहीं खा रहे तो प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? क्या देखने को मिल सकता है हमको? एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। पेट जो होगा वो फूला होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमको देखने को मिल सकता है, पेट फूल जाएगा क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना हो पाए शरीर में और बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इसके लिए क्या यूज करते हैं? ये लेग्जेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेग्जेटिव यूज करते हैं। और लेग्जेटिव यूज करने की वजह से इनके अंदर क्या हो जाता है? हाइपोकैलिमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोकैलिमिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपोकैलिमिया कि जो एनोरेक्सिया पेशेंट लेग्जेटिव यूज करते हैं ताकि बॉडी जो है उनकी फूड मटेरियल को कंटेंट को एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो उनके अंदर किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी देखी जा सकती है? किसकी? पोटेशियम की। तो हाइपोकैलिमिया उनके अंदर होता है। क्लियर है? तो इस हाइपोकैलिमिया की वजह से उनके अंदर क्या जनरेट होगी? कार्डियक प्रॉब्लम्स होंगी। क्या होंगी? कार्डियक प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? तो ये साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। तो अब ये देखिए कि ये साइन एंड सिम्टम्स हमको कहां देखने को मिल रहे हैं? किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं? बी, एक्सेसिव वेट लॉस, एमेनोरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्लियर है? बिंज ईटिंग बिहेवियर। बिंज ईटिंग बिहेवियर किस में मिलता है? बुलिमिया नर्वोसा में मिलता है। किस में मिलता है? बुलिमिया नर्वोसा में मिलता है। और बिंज ईटिंग का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो, देसी शब्दों में कहें तो, ठूस ठूस करके खाना खाना। क्लियर है? तो बिंज ईटिंग होता है ईटिंग ओनली होममेड फूड एंड अवॉइडिंग फास्ट फूड। घर का बना हुआ खाना खाना और फास्ट फूड को अवॉइड करना, ये तो एक हेल्दी हैबिट है। ठीक है? लेजी एंड नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, ये भी आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड नहीं है। आपका साइन एंड सिम्टम्स क्या इंडिकेट कर रहा है? आपके एक्सेसिव वेट लॉस, एमेनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो आपका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो अभी हमने डिफेंस मैकेनिज्म को समझा था। डिफेंस मैकेनिज्म क्या करती है? हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसका और नाम क्या बोलते हैं? इसको अपन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या काम करती है? हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसलिए कई बुक में आपको ये टर्म भी देखने को मिल सकते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है? अब इसमें डेफिनेशन हमसे पूछे कि होती क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या काम करती है? एंजाइटी स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करती है। A mechanism designed to reduce stress and conflict caused by specific experience। हमको फर्स्ट पे हमारा आंसर मिल गया। फिर भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, जितने भी ऑप्शन है उनको पढ़ेंगे ताकि हम श्योर हो जाएं कि यस हमारा आंसर नंबर 1 पर ही होगा। ए मैकेनिज्म डिजाइन टू रिमूव साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स को दूर करने का काम करती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि डिफेंस मैकेनिज्म हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। साइकोलॉजिकल बैरियर दूर करने का मतलब क्या हो गया? हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है, वो सॉल्व हो गई। जबकि ऐसा नहीं होता। डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है, बल्कि उस प्रॉब्लम की वजह से जो एंजाइटी होती है उस एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करती है। एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट जो होती है वो हमारी फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म को इंडिकेट करती है। मार्शल आर्ट एक कला है जो कि हमारी बॉडी को, इसके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करती है कि हम अपनी फिजिक को, हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। किससे? सोशल एलिमेंट से, जो सामाजिक तत्व हैं, जो ऐसे हैं जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उनसे प्रोटेक्ट कर सके। तो मार्शल आर्ट जो है वो आपके फिजिकल डिफेंस को इंडिकेट करती है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ए मेथड फॉर नेगोशिएटिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, आपके जो डेवलपमेंटल स्टेज है उस डेवलपमेंटल स्टेज के साथ नेगोशिएट करना, मतलब एडजस्ट करना। तो डेवलपमेंटल स्टेज के बाद क्या होता है? क्राइसिस होता है। ठीक है? तो क्राइसिस होता है, तो क्राइसिस के साथ नेगोशिएट करना, मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्राइसिस इंटरवेंशन से समझ सकते हैं, क्राइसिस का इंटरवेंशन करना। ठीक है? तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन यहां पर हमसे पूछा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए मैकेनिज्म
डिजाइन टू रिड्यूस द एंजाइटी और स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट होता है? तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डिप्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो कौन सा होता है? सीरोटोनिन होता है। ठीक है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? सीरोटोनिन। तो डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इसमें? सीरोटोनिन। दूसरा होता है उसमें नॉरएपिनेफ्रिन। तीसरा होता है डोपामिन। ठीक है, इन तीनों का लेवल क्या होता है? रिड्यूस होता है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो वो होता है सीरोटोनिन। इसमें तो सीरोटोनिन है, लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में सीरोटोनिन ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हमको किसकी तरफ देखना है? नॉरएपिनेफ्रिन की तरफ देखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और सीरोटोनिन आंसर में नहीं है तो हमको फिर किसकी तरफ देखना है? नॉरएपिनेफ्रिन की तरफ देखना है। हालांकि लेवल तीनों का डाउन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर वो है सीरोटोनिन, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, और थर्ड नंबर पर क्या आता है आपके? डोपामिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5-HT। तो 5-HT क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। क्या है इसका पूरा नाम? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जो है वो केमिकल नेम है किसका? सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन का केमिकल नेम क्या है? 5-HT। मतलब 5-HT कह लीजिए चाहे सीरोटोनिन कह लीजिए, एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? बोथ A एंड B। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? C जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। डिप्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं बता देता हूं। सीरोटोनिन। ठीक है, एल्जाइमर एल्जाइमर में किसका लेवल कम होता है? ACH का, एसिटिल कोलिन का लेवल कम होता है। पार्किंसंस में किसका लेवल कम होता है? डोपामिन का। स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? डोपामिन। दोनों के लिए डोपामिन रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेनिया इज ए टाइप ऑफ। मेनिया किसका प्रकार है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या ये थॉट डिसऑर्डर है? मेनिया इज नॉट ए थॉट डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है? ये भी नहीं है आपके। मूड डिसऑर्डर है? यस, मेनिया क्या है? मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर में दो प्रकार के डिजीज आते हैं, एक तो आता है मेनिया आता है, और दूसरा कौन सा आता है आपके? डिप्रेशन आता है। ठीक है, मैनिया से जो एक और क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का। किसका बनता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का क्वेश्चन आता है कि मैनिया की किस स्टेज में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट होती है? तो वो क्या है आपका आंसर? एक्साल्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनिया की किस स्टेज में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाला सिम्टम्स जनरेट होता है या अपीयर होता है? वो है आपका एक्साल्टेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। डिप्रेशन का मैंने बता दिया कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये किसके टाइप है? मूड डिसऑर्डर के टाइप है। थॉट डिसऑर्डर मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया में। ठीक है, और न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो आपके इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? आपके आते हैं फोबिया आता है, OCD आता है, PTSD आता है। ठीक है, इसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, पैनिक अटैक आता है, पैनिक डिसऑर्डर आता है। ये सारे डिसऑर्डर्स वो आपके किसके हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर में की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनिया इज ए टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो मैंने कहा कि पार्किंसंस किसकी वजह से होता है? डोपामिन का लेवल रिड्यूस होने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज, ये भी एक कारण है कि ओल्ड एज की वजह से ब्रेन सेल्स
की डेथ हो जाती है, इसकी वजह से पार्किंसंस हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन हम लेके चलेंगे कि ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमारी आदत क्या होनी चाहिए कि हम सारे ऑप्शन पढ़ें। अगर हमको फर्स्ट नंबर पे हमको एक एक्यूरेट ऑप्शन अगर हमको मिलता है तो भी हमको सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हमको मिले। तो ये एक आंसर हो सकता है। हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर भी है। तीसरा है इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन। ये जो ऑप्शन है ये उन दो से भी ज्यादा एक्यूरेट है, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन। तो जैसा कि हमने कहा कि डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। डिमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स, ये मोस्टली किस में देखने को मिलेगा हमको? एल्जाइमर्स में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? एल्जाइमर्स में। पूछा क्या है? पार्किंसंस। तो पार्किंसंस में हमको क्या ध्यान में रखना है कि डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज द पैरट लाइक रिपीटेशन, तोते जैसा नकल करना ऑफ वर्ड्स, किसका? शब्दों का। स्पोकन बाय अदर्स, जो कि दूसरों के द्वारा बोले गए हैं, इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? अब तोते को आपने देखा होगा कि आप जैसा बोलते हो वैसा ही वो वर्ड को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। तोते को जैसा बोलोगे वो वैसा ही रिपीट करेगा। तो अगर पेशेंट भी सेम तरीके से एक्ट करता है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? द पैरट लाइक रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स इज नोन एज। तो उसका आंसर क्या होगा आपका? इको ले लिया। ठीक है, एमेशमेंट नहीं होगा, इकोप्रेक्सिया एंड नियोलॉजिज्म नहीं होगा। इकोप्रेक्सिया और इकोलेलिया देखने में एक जैसा लग रहा है, तो इकोप्रेक्सिया, इको जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है नकल करना, ठीक है। पेशेंट अगर किसी दूसरे के कहे हुए शब्दों को या एक्टिविटी को नकल करता है तो उसके लिए हम इको वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये मोर क्लियरली इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिपीटिशन बाय इमिटेशन, रिपीटेशन बाय इमिटेशंस, मतलब दूसरों को देख करके नकल करना। जैसे बंदर करता है, आप जिस तरीके की एक्टिविटी करोगे बंदर भी उसी तरीके की एक्टिविटी करेगा, नकल करना। तो दूसरों को देख करके वैसी ही एक्टिविटी करना वो कहलाता है रिपीटेशन बाय इमिटेशन। और उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? इको वर्ड यूज करते हैं। तो इको वर्ड अगर दूसरे की एक्टिविटी को रिपीट कर रहा है तो प्रेक्सिया वर्ड यूज होगा, और दूसरे के कहे हुए शब्दों को रिपीट कर रहा है तो क्या वर्ड यूज होगा? इको ले लिया। जैसे डॉक्टर जब पेशेंट से कि पेशेंट उसके पास आया तो पेशेंट की हिस्ट्री लेगा, वो पेशेंट के बारे में पूछेगा, तो डॉक्टर पूछेगा आपका नाम क्या है? तो पेशेंट क्या कहेगा? आपका नाम क्या है? पेशेंट उल्टा डॉक्टर की हिस्ट्री ले लेगा, ठीक है। डॉक्टर पूछेगा आपने क्या खाया था आज खाने में? तो पेशेंट भी सेम वर्ड रिपीट करेगा, आपने क्या खाया था आज खाने में। इसका मतलब डॉक्टर द्वारा जो कहे हुए शब्द हैं उनको पेशेंट एज इट इज रिपीट कर रहा है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है? इको ले लिया। न्यूलॉजिज्म जो है वो होता है न्यू वर्ड्स कॉइन करना, न्यू वर्ड्स कॉइन करना, नए नए शब्द बनाना, ऐसे शब्द जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं पूछूं अगर आपसे, आप नॉर्थ इंडियंस हो और आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे कोई आप जैसे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से हो, कोई पेशेंट ऐसा आता है जो कि केरला से हो या तमिलनाडु से हो, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, और वो पेशेंट आपके वार्ड में आता है और आप जब उसके बात करने की कोशिश करते हो तो वो अपनी लैंग्वेज में आपसे बात करता है, तो आपके लिए वो लैंग्वेज क्या हो गई? नहीं होगी, क्योंकि आपको उस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या हम पेशेंट के लिए न्यूलॉजिज्म वर्ड यूज कर सकते हैं? हम पेशेंट के लिए न्यूलॉजिज्म वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है। समझ में आ गया? अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को न्यूलॉजिज्म है। तो हम न्यूलॉजिज्म को कैसे कंफर्म करें? हम पेशेंट के अटेंडर से कंफर्म करेंगे कि पेशेंट जो बोल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर पेशेंट के अटेंडर जो है वो अगर कहते हैं कि पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, दैट मीन्स पेशेंट को न्यूलॉजिज्म नहीं है। और अगर वो भी कहते हैं कि पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर आप पेशेंट के लिए न्यूलॉजिज्म सस्पेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो न्यूलॉजिज्म होता है न्यू वर्ड्स कॉइन करना।
तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें वर्ड की बात हो रही है, रिपीटेशन, तो वर्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ले लिया। ले लिया मतलब लैंग्वेज, प्रेक्सिया मतलब एक्टिविटी। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप्स। जो मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, जैसे मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है एमनेशिया, एक होता है हाइपरमनेशिया, एक होता है पैरामनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो जाना। हाइपरमनेशिया का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा मेमोरी का होना। दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन है। आप कह सकते हो कि सर हाइपरमनेशिया मतलब जरूरत से ज्यादा मेमोरी है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये पेशेंट के डेली रूटीन को अफेक्ट कर सकती है। तीसरा होता है पैरामनेशिया, मतलब मेमोरी के अंदर अल्टरेशन होना, चेंजेस होना, जिसको अपन बोल सकते हैं फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। तो इसके में एक वर्ड आती है कन्फेबुलेशन। क्या आती है? कन्फेबुलेशन आती है, जिसका मतलब होता है फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। आपकी जो मेमोरीज हैं वो कैसी हैं? गलत है। यहाँ पर तो लॉस हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गई, लेकिन कैसी है? ट्रू है। पैरामनेशिया में क्या आपके मेमोरी में अल्ट्रेशन होता है, और कैसी होती है? फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? ये आपकी कोई मेमोरीज थी, किसी इवेंट को लेकर के कोई मेमोरी थी, और किसी घटना की वजह से उस मेमोरी का क्या हो गया? बीच में से कुछ पार्ट्स जो थे वो आपके मिस हो गए। तो उस घटना को पूरा करने के लिए जब आपसे उस घटना के बारे में पूछा जाता है, तो आप क्या करते हो? उस घटना को पूरा करने के लिए बीच में अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी बना लेते हो, ताकि आप इस गैप को फिल कर सको। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछिए क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स। तो ये जो इवेंट है वो कैसी हो गई? ट्रू है या अनट्रू? ये कैसी है? अनट्रू। मतलब कैसी हो गई? इमेजनरी, क्योंकि आपने खुद से बनाई है, मनगढ़ंत है। टू फिल अप द मेमोरी गैप, ये जो बने थे ब्लैंक स्पेसेस बने थे वो क्या थे? मेमोरी गैप्स थे। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं कन्फेबुलेशन। तो फिलिंग अप ऑफ मेमोरी गैप्स इज नोन एज द कन्फेबुलेशन। ठीक है, पैरामनेशिया में दो टर्म और आती हैं, एक आती है डेजा व्यू, एक आती है जेमियस व्यू। ठीक है, डेजा व्यू का मतलब होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये घटना मेरे साथ पहले हो चुकी है। कोई भी घटना, किसी भी चीज को लेकर के कई बार हमको ऐसा फील होता है कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो चुकी है, उसको अपन बोलते हैं क्या? डेजा व्यू। और जामेस व्यू होता है जहां पे पेशेंट डिनाई करता है, जो घटना हो चुकी होती है पेशेंट के साथ, उनके लिए वो डिनाई करता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। दोनों अपोजिट है। डेजा व्यू में क्या लगता है पेशेंट को? जो घटना नहीं हुई होती है उसके बारे में लगता है कि हो चुकी है, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जबकि जेमेस व्यू में क्या होता है कि ये घटना कभी मेरे साथ नहीं हुई, जबकि वो घटना उसके साथ हो चुकी होती है। तो फैमिलियरिटी मतलब पहचानना, फैमिलियरिटी ऑफ अनफैमिलियर सिचुएशन, फैमिलियरिटी ऑफ अनफैमिलियर सिचुएशन, ये क्या हो गया आपका? डेजा व्यू, डेजा व्यू। और जेमेस व्यू क्या हो गया? इसका उल्टा कर लीजिए, अनफैमिलियरिटी मतलब अज्ञानता, टू फैमिलियर सिचुएशन। अनफैमिलियरिटी टू फैमिलियर सिचुएशन मतलब जो घटना हो चुकी होती है उनके वो डिनाई करना कि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, वो होता है जेमियस व्यू। और ऐसी घटना जो नहीं हुई होती है उनके बारे में लगता है कि हो चुकी होती है, वो होता है डेजा व्यू। तो ये सब किसके प्रकार है? पैरामनेशिया के, कन्फेबुलेशन, डेजा व्यू एंड जेमियस व्यू। तो हमारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, हमारा आंसर क्या होगा? कन्फेबुलेशन। ठीक है, सरकमस्टेंशियलिटी क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। सरकमस्टेंशियलिटी क्या होता है? व्हेन पेशेंट is asked a question, then patient give answer or reach its goal after
so many unnecessary details। जैसे आपने पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछा कि आप सुबह या आप रात को कितने बजे सोते हो, तो पेशेंट कहेगा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं तैयार होकर के कॉलेज जाता हूँ या अपने काम पर जाता हूँ, उसके बाद आकर के मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं शाम को घूमने जाता हूँ, उसके बाद मैं रात को टीवी देखता हूँ और उसके बाद मैं जाकर के 10 बजे सो जाता हूँ। आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप 10 PM, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप रात को कितने बजे सोते हो, तो पेशेंट को डायरेक्टली क्या बोलना चाहिए कि मैं 10 बजे सोता हूं। लेकिन ये आंसर तक आने से पहले पेशेंट ने कई सारी अननेसेसरी डिटेल्स को आपके सामने रखा। पेशेंट ने कई सारी अननेसेसरी डिटेल्स को आपके सामने रखा, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन पूछा और ये इसका आंसर था। तो पेशेंट क्या करेगा? सीधा आंसर बोलने के बजाय कई सारी अननेसेसरी डिटेल्स को स्टार्ट करेगा और लास्ट में जाकर के आंसर देगा। तो ये डायग्राम आप याद रखिए, सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब सर्कल, और सर्कल में जो एंड पॉइंट होगा मतलब आंसर तक व्यक्ति पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी भी सर्कमस्टेंशियलिटी के जैसा एक्सप्लेनेशन है, बस उसमें अंतर क्या होता है कि हमको लगता है पेशेंट अब आंसर पर आएगा। जैसे सर्कमस्टेंशियलिटी में तो लास्ट पर आंसर पर पहुंच जाता है, लेकिन टेंजेंशियलिटी में क्या होता है, पेशेंट आंसर पर नहीं आता और हमको लगता है पेशेंट आंसर पर आएगा। ये चला, पेशेंट आंसर पर आया लेकिन आंसर पर नहीं आता और उसको थोड़ा सा टच करते हुए वापस डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियलिटी में ध्यान रखना, लास्ट में आंसर तक पहुंचता है, जबकि इसमें आंसर तक, इसमें नेवर रीच द गोल। क्लियर है? तो ये डिफरेंस हो गया टेंजेंशियलिटी एंड सर्कमस्टेंशियलिटी में। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो फुलफिल हो गया, हम समझ रहे थे इन टर्म्स को। सर्कमस्टेंशियलिटी हो गया, नियोलॉजिज्म हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। कंपल्सन हमने ओसीडी के अंदर पढ़ा था। कंपल्सन क्या होता है? इट इज द फोर्सफुल एक्टिविटी फॉलोड बाय द ऑब्सेशन। कोई भी एक्टिविटी जो हम नहीं करना चाहते लेकिन हमको करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्सेसिव थॉट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो जब तक हम उसको नहीं करेंगे, जब तक हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर जो उस थॉट की वजह से एंजाइटी जनरेट होगी वो रिड्यूस नहीं होगी। क्लियर है? तो कंपल्सन इज फॉलोड बाय द ऑब्सेशन। नेक्स्ट इज while talking to a psychiatric client, जब आप एक साइकेट्रिक क्लाइंट से बात कर रहे हो, नर्स केम टू नो, नर्स को पता चलता है दैट द क्लाइंट मूव्स फ्रॉम वन आइडिया टू अदर, वन आइडिया टू अदर आइडिया विच आर नॉट रिलेटेड, जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। दिस फिनोमेना इज नोन एज, जब पेशेंट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर रैपिडली शिफ्ट करता है और वे जो टॉपिक है आपस में उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड टॉपिक पर जंप कर जाता है। लास्ट वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो ये आपका आंसर जाएगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। जैसे पेशेंट, अभी आप लोग ग्रुप में बैठे और पार्टी की बात कर रहे हो, ठीक है, अचानक से पेशेंट अपने क्लॉथ के बारे में लेकर के डिस्कशन करना स्टार्ट कर देता है, तो पार्टी के और क्लॉथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। या अपनी स्टडी के बारे में बात करने लगता है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कंडीशन कहलाती है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। इसके जैसा क्या होता है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है। फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होता है? एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर पेशेंट जाता है लेकिन इनके बीच में कनेक्शन होता है। डिफरेंस समझ में आ गया? तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप करेगा लेकिन इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हो गया लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, और कनेक्शन है तो वो हो गया क्या? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आप ये देखिए कि पेशेंट जो, सॉरी, क्वेश्चन जो है उसमें कनेक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो यहां पर लिखा हुआ है विच आर नॉट रिलेटेड, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। हालांकि इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे लिए आंसर करना इजी हो जाता है, लेकिन हम वहां फंस सकते हैं जहां पर फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी दिया हो और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन भी दिया हो। तो ऐसी स्थिति में हमको कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या जाएगा, और हम कंफर्म कब होंगे? जब हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज रोडसैक प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर
विमांस में पूछा गया था कि जो रोडजैक प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो किसको मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये इंक ब्लॉट टेस्ट है। रोडजैक इंक ब्लॉट टेस्ट क्या होता है, इस तरीके के कलरफुल एंड ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड एक एक करके पेशेंट को दिखाए जाते हैं और पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको इन कार्ड्स में क्या नजर आ रहा है। अब होता क्या है कि पेशेंट के अंदर जो पेंट अप फीलिंग्स है, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, या जो अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या जो अनकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर पेशेंट की थिंकिंग को अफेक्ट करेगी। यहाँ पर उसको उसी तरीके के डायग्राम नजर आएंगे, उसी तरीके की सिचुएशन नजर आएगी जैसी कि उसकी अनकॉन्शियस फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब पेशेंट इन पिक्चर्स को एक्सप्लेन करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग्स को, अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेगा। क्लियर है? तो इनका एक्सप्लेनेशन हर पेशेंट के लिए अलग अलग होगा। किसी को इसमें कुछ नजर आएगा, किसी को इसमें कुछ नजर आएगा, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके अनकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करेगा। अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रोडजैक प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर, तो यहां पर क्या हो गया आंसर आपका, अनकॉन्शियस इंटेंशन। ड्रीम्स जो होता है उसको अपन रोडजैक प्रोजेक्ट्स के द्वारा असेस नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रीम्स अपने आप में ही अनकॉन्शियस इंटेंस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये तब आता है जब हम स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं। कॉन्शियस डिजायर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता और ब्रेन साइज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट, निम्न में से कौन सा इंडिकेट करता है दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग स्यूडो पार्किंसंस इंड्यूस्ड बाय द क्लोरप्रोमाजिन। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको टेस्ट कर दिया, स्यूडो पार्किंसन बोल दिया, लेकिन स्यूडो बोल दो चाहे पार्किंसंस बोल दो, सिम्टम्स तो किसके पूछे जा रहे हैं, पार्किंसंस के पूछे जा रहे हैं। चाहे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रहे हो, चाहे आपके एजिंग की वजह से हो रहे हो, लेकिन सिम्टम्स आपसे किससे पूछे जा रहे हैं, पार्किंसंस के पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, घुमा दिया। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो कौन सी ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग, और ये सबको पता है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी साइकोटिक ड्रग कौन सी है, आपके क्लोरप्रोमाजिन ड्रग है। और एंटी साइकोटिक ड्रग का काम क्या है, ये डोपामिन के लेवल को क्या करती है, कम करती है, डोपामिन के लेवल को कम करती है। तो डोपामिन का लेवल हमने पढ़ा था पार्किंसंस में, पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामिन का लेवल रिड्यूस होता है। तो अगर डोपामिन का लेवल कम हो गया तो कौन सी डिजीज होगी, पार्किंसंस। लेकिन ये नेचुरल तरीके से नहीं हो रही, एजिंग की वजह से नहीं हो रही, किसकी वजह से हो रही है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रही है। इसलिए इसको क्या नाम दिया अपन ने, स्यूडो पार्किंसंस नाम दिया। क्या नाम दिया इसको अपन ने, स्यूडो पार्किंसंस नाम दिया है। तो पार्किंसंस मेनली किसका डिसऑर्डर है, मूवमेंट का डिसऑर्डर। हमने डिमेंशिया के अंदर पढ़ा था कि दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एल्जाइमर डिमेंशिया एंड पार्किंसंस डिमेंशिया। तो एल्जाइमर जो है वो मोस्टली मेमोरी का डिसऑर्डर है, और पार्किंसंस जो है वो उसमें प्रोमिनेंट फीचर्स क्या आते हैं, मूवमेंट के आते हैं। तो आपको देखिए मूवमेंट में कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्या किस तरीके के मूवमेंट होंगे, ट्रेमर्स होगा, शफलिंग गेट एंड मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस का मतलब होता है एक्सप्रेशन लेस फेस, एक्सप्रेशन लेस फेस। जैसे हमारा जो चेहरा है इस पे तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं। अगर हम परेशान होते हैं तो इरिटेशन वाले एक्सप्रेशन आते हैं, अगर हम दुखी होते हैं तो उदास वाले एक्सप्रेशन आते हैं, अगर हमको अच्छा लगता है तो खुशी वाले एक्सप्रेशन आते हैं। तो वो एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम कोई मुखौटा लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, तो वो मास्क जो होता है वो सेम होता है, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता। क्लियर है? तो इसी तरीके का चेहरा अगर है कि उसमें कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मास्क लाइक फेस। क्लियर है? तो ये किस में दिखेगा आपको, पार्किंसंस में देखने को मिलेगा। तो ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, शफलिंग गेट एंड मास्क लाइक फेस। क्लियर है? रेस्टलेसनेस एंड शोइंग टिक्स, ये आपको टिक्स में देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस मसल्स टिचिंग, ये भी आपको किस में देखने को मिलेगा, टिक्स में देखने को मिलेगा। ये आपको मिलेगा डिस्टोनिया में देखने को मिलेगा। मसल स्ट्रेचिंग जो होती है वो डिस्टोनिया में देखने को मिलेगी। एक्सट्रीमिटी स्पाज्म एंड डिफिकल्टी टू वॉक, ये आपको मिलेगा एटेक्सिया में, डिफिकल्टी इन वॉकिंग एटेक्सिया में देखने को मिलेगा। ठीक है? और कहीं ना कहीं इसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व होगा, आपके डिस्टोनिया इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? तो पूछा गया हमसे पार्किंसंस, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में जो कि
पार्किंसंस को मोर एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है, तो वह है आपका आंसर सी। तो याद कर लीजिए, पार्किंसंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेमर्स, सफलिंग गेट एंड मास्क लाइक फेस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पार्किंसंस। नेक्स्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म का इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? अभी कई सारी थेरेपी हम लोगों ने पढ़ी है। डाइसल्फिराम का नाम भी आता है इसमें, डाइसल्फिराम ड्रग हम लोग देते हैं। और डाइसल्फिराम जो है अगर हम देते हैं तो ये कौन सी बिहेवियर थेरेपी पर काम करता है? एवर्जन थेरेपी। इसको अपन क्या बोलते हैं? एवर्जन थेरेपी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंट को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है और यहाँ पर पेशेंट अपनी इच्छा से छोड़ना नहीं चाहता। तो ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। हम कितना भी पेशेंट को ठीक कर लें, लेकिन जब तक पेशेंट खुद से नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि आपने अगर मेडिसिन दे दी, पेशेंट कुछ टाइम के लिए छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन बंद करोगे वैसे ही फिर से स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर पेशेंट का विल पावर इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? टोटल एब्सटिनेंस। ठीक है, डाइसल्फिराम मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। कई कैंडिडेट ऐसा बोलते हैं कि एक साथ नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे करके छोड़िए। पहले अमाउंट कम कीजिए रेगुलरली और उसके बाद लास्ट में जाकर के इसको स्टॉप कर दीजिए। तो ध्यान रखिए कि ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल क्या है? जो भी करना है आज करना है, जो भी करना है वो आज करना है। धीरे धीरे करने में क्या होता है कि आज कम किया, कल ज्यादा कर लिया, मतलब महीने भर रूटीन मेंटेन किया और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से फिर से अपनी ओल्ड डोज पर आ गया, पुरानी डोज पर आ गया। तो वो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, जो करना है वो आज करना है और अभी करना है टोटल एब्सटिनेंस। तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एल्कोहलिज्म का मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? टोटल एब्सटिनेंस। क्लियर है? नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम रेंज ऑफ हैप्पीनेस। ये मैंने बताया था आपको, एक्सट्रीम रेंज क्या है हैप्पीनेस की? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये एलिवेटेड मूड और ये लो मूड। ये तो हो गया एलिवेटेड मूड हो गया और ये हो गया लो मूड की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब मैनिक की स्टेज की अगर हम बात करें तो मैनिया की 4 स्टेज होती है। यूफोरिया, यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी। 4 स्टेज होती हैं। अब यहाँ पर देखिए चारों स्टेज दे दी इन्होंने। अब यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है अगर हमने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम एलिवेशन ऑफ मूड नहीं पूछ रहा। अगर एक्सट्रीम एलिवेशन ऑफ मूड पूछे तो आपका आंसर जाएगा क्या? ईसीएस, सॉरी एक्सटेसी। लेकिन उन्होंने पूछा एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की एक्सट्रीम फीलिंग क्या कहलाती है? यूफोरिया, जो कि स्टार्टिंग फीलिंग है, क्योंकि यहां तक हैप्पीनेस रहती है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और वेलबींग, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आपका आंसर यूफोरिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, लेकिन ये 15 क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थे और कई इनके साथ साथ कई अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने डिस्कस की। तो बने रहिए हमारे साथ। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि ESIC की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट और संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी मेहनत परिणाम जरूर देगी। क्लियर है? तो मेहनत को हमको छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, बीच में घबराना नहीं है। हो सकता है इससे पहले भी हमारा कहीं हमने कई बार ट्राई किया हो, सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, तो इस बार फिर से ट्राई करना है। उसी एनर्जी के साथ ट्राई करना है जितनी एनर्जी के साथ हमने फर्स्ट एग्जाम को ट्राई किया था। और ये यकीन मानिए कि एक ना एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी। पॉजिटिव माइंड रखिए, पॉजिटिव माइंड रखोगे आप जितना उतना आप अच्छे से एग्जाम कर पाओगे। अगर हमने पहली डिप्रेशन मान लिया, पहली हार मान ली, तो हम एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से और हमारा माइंड जो रहेगा वो टेंशन में रहेगा, पजल रहेगा। इसलिए माइंड को रिलैक्स रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार। विनायक नर्सिंग एकेडमी की टीम आप लोगों के साथ हमेशा साथ है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो प्लान है ऑल इन वन प्लान, 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, 1499
फॉर 1 ईयर। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।